नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको खेती से जुड़ी हर जानकारी देते हैं, वो भी पूरी तरह प्रैक्टिकल तरीके से। आज हम बात करने जा रहे हैं आलू की खेती के बारे में, यानी बीज से लेकर पैकिंग तक का पूरा प्रोसेस। अगर आप भी आलू की खेती शुरू करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं और उत्पादन 30% तक बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे आलू की खेती के 15 ज़रूरी स्टेप। खेत की तैयारी कैसे करना है, बीज की क्वालिटी, बीज का ट्रीटमेंट, बीज बोने का सही तरीका, आलू की फसल में डालने वाले बेसल डोज, पहला स्प्रे शेड्यूल, दूसरा स्प्रे शेड्यूल, तीसरा स्प्रे शेड्यूल, यूरिया फेंकने का सही समय, वीड मैनेजमेंट, आलू में हल निकालने का तरीका, ठंड और पाले से फसल की सुरक्षा, आलू की पत्तियां कब और कैसे काटना है, हार्वेस्टिंग, फसल निकालना, ग्रेडिंग और पैकिंग। तो चलिए किसान भाइयों, अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप आलू की खेती की पूरी प्रक्रिया, ताकि आपको हर स्टेज पर सही जानकारी मिले और फसल बनने स्वच्छ, ज़्यादा उत्पादन वाली और मार्केट में टॉप क्वालिटी के रहे। चलिए, सबसे पहला खेत की तैयारी। चलिए बात करते हैं खेत की तैयारी की। आलू की खेती में सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी की नमी। बीज बोने से पहले एक बार खेत में हल्का पानी चला दो, जिसे हम पानी की सिंचाई बोल सकते हैं। खेत में जैसे ही हम हल्का पानी चलाते हैं, उसके बाद जैसे उसमें थोड़ा बराप आता है, ताकि मिट्टी हल्की नमी बन जाती है। अगर उस बराप के बाद हम आलू की बुआई करते हैं तो हमारी बुआई सटीक बैठती है। अगर बिना नमी के सीड बो देंगे तो मिट्टी सूखी रहने के कारण बीज ऊपर आ जाते हैं और जमते नहीं हैं। लेकिन जब खेत में हल्की नमी रहती है, तब सीड प्लांटर से बोया हुआ बीज मिट्टी के अंदर बराबर डेप्थ में बैठता है और जर्मिनेशन 100% तक किसान भाइयों हमारा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, इतनी जल्दबाजी कभी ना करें कि सूखे में हमें आलू को बो देना है। पहले खेत में पानी चलाओ, मिट्टी फिर थोड़ी सूखने दो, उसके बाद सीड सोइंग करो, ताकि हमारा आलू की खेती में बेस्ट और सेफ तरीके से हमारा आलू का जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। सीड क्वालिटी। किसान भाइयों, अच्छी फसल की शुरुआत हमेशा अच्छे बीज से होती है, इसलिए बीज के मामले में कभी भी समझौता ना करें। हमेशा प्रमाणित बीज ही लिए, ताकि फसल में रोग का असर कम हो, अंकुरण बढ़िया हो और उत्पादन दुगना मिले। याद रखिए, एक बार अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बीज ले लेते हैं, तो अगले साल के लिए वही बीज आप खुद अपने खेत में तैयार कर सकते हैं। इससे आपका बीज खरीदने का खर्च भी बचता है और फसल की क्वालिटी भी बनी रहती है। इसलिए किसान भाइयों, बीज में कभी कंजूसी मत करें। हम मेहनत तो पूरे साल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम बीज में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। अच्छा बीज, अच्छी खेती, ये बात हमेशा आप याद रखें। सीड जर्मिनेशन। अब बात करते हैं बीज के अंकुरण जर्मिनेशन की। किसान भाइयों, ये कदम अगर सही तरीके से कर लिया जाए तो फसल की शुरुआत ही मजबूत होती है। जी हाँ, आप ध्यान रखें इन पॉइंट को, हमेशा याद रखें। कोल्ड स्टोर से बीज बुआई से करीब 10 दिन पहले निकाल लें। इससे बीज को बाहर की हवा और तापमान के साथ एडजस्ट होने का समय मिलता है और धीरे धीरे उस पर छोटे छोटे अंकुरण स्प्राउट निकल आते हैं। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऐसे स्प्राउट जब निकल आए 10 दिन के बाद, तो आप उस सीड को लगाएं। जब बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, तभी उन्हें खेत में बोएं। अगर आप बिना जर्मिनेशन वाला सीड लगा देंगे, तो पौधे कुछ जल्दी कुछ देर से प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। इसलिए धैर्य रखें, बीज को सही समय तक स्प्राउट होने दें और फिर आराम से बुआई करें। याद रखें, जितनी स्ट्रॉन्ग स्प्राउट उतनी बड़ी फसल। सीड ट्रीटमेंट। आज हम बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट की। आलू की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है बीज को खेत में लगाने से पहले सही ट्रीटमेंट देना। अगर सीड ट्रीटमेंट सही कर दिया तो सॉइल बोर्न डिजीज़ बिल्कुल भी नहीं आती और प्लांट का जर्मिनेशन भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका डोज हमें क्या लेना है और क्या हमें लेना है, तो हमें एमिस्ट्रोप्राइम लेना है, जो कि एक सिस्टोमेटिक फंगीसाइड है बायर कंपनी का। हमें 1000 केजी सीड के लिए 100 ml एमिस्ट्रोप्राइम सफिशिएंट है। आप इसको ऐसे समझें, 20 बैग के लिए हमें 100 ml एमिस्ट्रोप्राइम लें, 10 लीटर पानी में उसको मिलाएं और पूरा स्प्रे कर दें। 5 घंटे कंप्लीट होने के बाद उसको पलट के, ऊपर की सतह पूरी हमारी सूख जाएगी, उसको पलटने के बाद उसको पलट के आप आराम से उस पर भी स्प्रे कर दें। इसको कोल्ड स्टोर से लाने के 1 दिन बाद ही आप स्प्रे कर दें। उसके बाद जब जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए, आँख अच्छे से निकल जाए, उसके बाद आप इसको खेत में लगाएं। सीड ट्रीटमेंट को स्किप मत करो किसान भाइयों।
मतलब इसको आप नज़रअंदाज मत करो। यही आलू की फसल की लाइफ टाइम इंश्योरेंस होती है। इन छोटी छोटी बातों से ही हमारा प्रोडक्शन बनता है। बेसल डोज, आलू की फसल में शुरुआती खाद का सही तरीका। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बेसल डोज की, यानी शुरुआती खाद की, जो फसल की जड़ों और शुरुआती विकास के लिए सबसे ज़रूरी होती है। अगर ये स्टेप सही कर लिया तो आपकी फसल का उत्पादन कम से कम 30% तक बढ़ सकता है। खाद की सही मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। 12-32-16 के 3 बैग आपको लेना है। एमओपी पोटास 50 केजी आपको लेना है। सल्फर बेंजोनेट 10 किलो आपको लेना है। बोरोन 2 किलो आपको लेना है। अगर आपके इलाके या आपके नज़दीकी में 12-32-16 उपलब्ध नहीं है तो आप डीएपी 3 बैग आप ले लें और 75 केजी पोटास ले लें, क्योंकि डीएपी में पोटास नहीं होता। इसी तरह यदि डीएपी और 12-32-16 से विकल्प आप देखना चाहते हैं तो हमारे अनुभव के हिसाब से आप 9-24-24 को लें, जो कि 3 बैग प्रति एकड़ पर्याप्त है। 9-24-24 में पोटास आपको 50 केजी लेना है और साथ में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण से 1 बैग यूरिया का आप डाल दें 50 केजी। बहुत से किसान सोचते हैं कि मैं बाद में खाद फेंक दूंगा। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, हमें ये खाद बेसल पहले ही आलू के बोने के पहले देना है। बाद में वो हमारे कोई काम का नहीं है। जो किसान सिडिल से देते हैं वो ना देते हुए आप खाद को ऐसे फेंकें खेत के अंदर, ताकि सब दूर हमारी रूट जोन जो है वो रहती है, उनको खाद मिल सके। एक ही जगह खाद हमारा रखा रहता है, वो हमारे कोई काम का नहीं है। इससे मिट्टी की हर जगह पर पोषक तत्व सामान्य रूप से फैलते हैं, जड़ें गहराई तक जाती है और पौधे का विकास भी बहुत अच्छा होता है। आप ये खाद डाल दें। आप इस खाद को डालने के बाद 1 से 5 दिन के अंतराल कभी भी आप बीज को बो सकते हैं। प्लांटर की सहायता से आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर गोबर की खाद वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी की सेहत को बहुत मजबूत बनाती है और पौधे को प्राकृतिक पोषण भी देती है। आलू में गोबर की खाद डालने से किसान भाइयों सोइल में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अच्छा हमारा बढ़ जाता है और सोइल हमारी सॉफ्ट हो जाती है। गोबर की खाद प्लांट को स्लो रिलीज न्यूट्रिशंस देती है। इससे आलू में डिजीज़ भी कम होती है और हमारा उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए गोबर की खाद आप ज़रूर आपके खेत में, आलू या कोई भी फसल करें, गोबर की खाद ज़रूर से ज़रूर आप डालें, क्योंकि गोबर की खाद की मिट्टी में पहले से ही पोषक तत्व उपलब्ध करा देती है। साथ ही मिट्टी की नमी और जैविक गतिविधि भी को भी बढ़ा देती है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, गोबर की खाद यदि आपके पास है तो उसका यूज़ ज़रूर करें। उससे आपको प्रोडक्शन और यील्ड बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं, इन सबको डालने के बाद भी आपको एक चीज़ डालना होगी। 100 केजी कार्बन आपको लेना है और इन्हीं के साथ बायो प्रोडक्ट के साथ मिलाकर फेंक देना है, 20% वाला कार्बन। ट्राइकोडर्मा 1 किलो, सुडोमोनास 1 किलो, माइक्रोराजा 2.5 केजी, पीएसपी बैक्टीरिया 4 केजी, मिटाराइजम असोपली 1 केजी। अब ये क्या है और कैसे काम करते हैं? इन सभी को आप गोबरी खाद या सोइल के साथ अच्छे से मिक्स करके डाल सकते हैं। ये सारे बायो प्रोडक्ट हैं। मिट्टी को जीवित बनाते हैं, फसल को रोगों से बचाते हैं और पौधों की जड़ों को भी मजबूत करते हैं। ये आप बिल्कुल ना सोचें केमिकल और इन दोनों को साथ में डालेंगे तो कोई रिएक्शन होगा। कोई रिएक्शन इनका नहीं होता है। यही हमारी मिट्टी में काम करते हैं। ट्राइकोडर्मा मिट्टी में लगने वाली फफूंद फंगस को खत्म करता है। सुडोमोनास जड़ सड़न, रूट रोट और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाता है। माइक्रोराजा पौधे की जड़ों की क्षमता बढ़ाकर मिट्टी से ज़्यादा पोषण खींचने में मदद करता है। पीएसपी बैक्टीरिया, जिसे हमने 4 किलो आपको बताया है, ये एक फास्फोरस बैक्टीरिया है जो कि पड़ा हुआ जो हमारा फास्फोरस है जो केमिकल के माध्यम से, उसको ये घुलनशील बनाकर पौधों तक पहुंचाते हैं। मिटाराइजम असोपली मिट्टी में कीट जैसे सफ़ेद गिडरा जो लगता है, हमारा सफ़ेद कीड़ा जिसे हम बोलते हैं, और नीचे जो दीमक रहती है उसको भी नियंत्रण करता है। अगर आप किसी कारणवश ये बायो प्रोडक्ट खेत में एक साथ नहीं डाल पाए तो चिंता की बात नहीं है। आप इन्हें 30 दिन पहले बुआई के कभी भी डाल सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट आपके इलाके या आपके नज़दीकी में नहीं मिलते हैं, नहीं उपलब्ध हैं, तो आप नीचे दिए गए इन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर आप होलसेल रेट में मंगवा भी सकते हैं। किसान भाइयों, हमने आपको 3 विकल्प बताए हैं, 12-32-16, डीएपी, 9-24-24। इन तीनों में से प्रति एकड़ किसी एक को आपको लेना है और आपको कार्बन के साथ इन 5 बायो प्रोडक्ट को डालना है, चाहे मिट्टी के साथ या गोबर खाद के साथ। आप देखेंगे आपके आलू में बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उसमें शाइन और क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की, वीड मैनेजमेंट की।
आलू की खेती में एक बहुत बड़ी समस्या होती है खरपतवार। अगर शुरुआती दिनों में इन पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये अपनी फसल का 25 से 30% तक प्रोडक्शन घटा देती है। इसलिए आज हम बात करेंगे वीड मैनेजमेंट की। कौन सा केमिकल इस्तेमाल करना है, कब करें और किस मात्रा में करें ताकि खरपतवार जड़ से ख़त्म हो जाए। हम बात कर लेते हैं ड्रग की। मिट्रीब्यूजिन 70% WP ये ड्रग का नाम है। यह एक अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड के नाम से बनाती है। हमने आपको ड्रग बता दिया। ये बायर कंपनी जो है सेंकोर के नाम से बनाती है 70 WP के। किसान भाइयों, हमने आपको ड्रग बता दिया है। इन ड्रग के नाम से अलग अलग कंपनी बनाती है। धानुका भी बनाती है, इंडोफिल भी बनाती है। अलग अलग कंपनी जो नज़दीकी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले लें। मिट्रीब्यूजिन का काम है, यह एक सिलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। वीट की पत्तियों और जड़ों के जरिए पौधे में प्रवेश करता है। फोटोसिंथेसिस खाद निर्माण की प्रक्रिया को रोक देता है। इससे खाद खरपतवार 5 से 7 दिन के अंदर सूखने लगते हैं और आलू की फसल पर किसान भाइयों कोई नुकसान नहीं होता है। जब भी हमारी फसल आलू की होती है, यदि हम इस पे करते हैं, यदि बड़ी होने के बाद भी 15 से 20 दिन में जब थोड़े थोड़े आलू हमारे निकलने लगते हैं, तब भी इसको कोई नुकसान नहीं है। आप याद रखें, ये स्प्रे आप 15 से 20 दिन में कर लें, ताकि जब हमारा फर्स्ट डोज जब हम 25 से 30 दिन में करेंगे तो उस समय सारा न्यूट्रिशंस जो है वो पौधे को मिले, इन खरपतवार को बिल्कुल ना मिले। यूरिया का छिड़काव भी हम उस समय करेंगे तो हमारा ये सारा चारा जो है वो साफ़ हो जाएगा और जो भी ग्रोथ मिलेगी वो हमारे प्लांट को मिलेगी। इसका जो डोज़ आपको लेना है वो 200 लीटर पानी में 300 ग्राम प्रति एकड़ के लिए सफिशेंट होता है। कट नोज़ल से आप करें बजाय फ्लैट नोज़ल के। कट नोज़ल से क्या होता है, आप देख रहे हैं क्यारियों में बिल्कुल ग्रेडों में जो है एक्यूरेट दवा वहाँ पे जाती है। हल निकालना। लगभग 25 दिन बाद हमें खेत में हल निकालना जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि पानी ऊपर चढ़कर पौधे के पास ठहरे ना, नाली के रास्ते आसानी से निकल जाए। हल निकालने से मिट्टी भी ढीली रहती है और जड़ें अच्छे से फैलती है। ये हल आपके बेल से भी निकाल सकते हैं या ट्रैक्टर से भी आसानी से निकल जाता है। जो तरीका आपकी सुविधा और उपलब्ध में हो वही इस्तेमाल करें। याद रखिए, आलू में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकने से रोग बढ़ते हैं और ट्यूबर खराब होने का खतरा बना रहता है। किसान भाइयों, हल निकालने से एक तो गार भी चढ़ जाती है और हमारी नाली बन जाती है, जिससे पानी बिल्कुल सीध में आता है, रुकता नहीं है। और इससे हमारे छोटे छोटे वीट खत्म हो जाते हैं, तो जो भी खाद हम देंगे वो डायरेक्ट हमारे पौधे को मिलेगी। आलू में यूरिया डालने का सही तरीका। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू में यूरिया देने का सही समय और तरीके की। ये स्टेप आलू की पूरी ग्रोथ और प्रोडक्शन को सीधा प्रभावित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आपकी फसल का उत्पादन 30% बढ़ सकता है। पहला यूरिया देने का जो डोज है वो 25 दिन पे देना चाहिए, जब पौधे की उम्र लगभग 25 दिन की हो जाए। यूरिया 25 किलो प्रति एकड़, हुमिक एसिड 2 किलो प्रति एकड़। इससे पौधे की रूट मजबूत होगी और पोषक तत्व बेहतर होगा। इससे हल्की नमी वाली मिट्टी में फेंकना है। ध्यान रखें, यूरिया देने के बाद हल्की सिंचाई जरूर कर दें। हमें वापस 15 दिन के अंतराल में लेना है 40 दिन की अवस्था में। इसमें यूरिया 25 किलो प्रति एकड़, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो प्रति एकड़, बोरोन 1 किलो प्रति एकड़, चिलीटेड जिंक 2 किलो प्रति एकड़। याद रखें, चिलीटेड जिंक। यह मिश्रण पौधे की ग्रोथ, फूल और कंद विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे भी फसल के पास सामान्य रूप से फेंकें और बाद में हल्की सिंचाई कर दें। इसके बाद कभी किसान भाइयों यूरिया अपने को देना नहीं है। 40 दिन के बाद यूरिया देना बंद कर दें, क्योंकि इसके बाद पौधा ट्यूबर बनाने की अवस्था में होता है, नीचे कंद हमारे बनते हैं, तो हमें यूरिया देने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा पत्तेदार बन जाता है, जिससे उत्पादन घटता है। इसीलिए हमें नाइट्रोजन नहीं देना है। प्लांट को उतनी ही खुराक देंगे जितनी प्लांट को ज़रूरत है। आलू को ठंड और पाले से कैसे बचाएं? किसान भाइयों, सर्दी का मौसम आलू की फसल के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर पाला पड़ जाए तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। पाला पौधे की पत्तियों को जला देती है और जिससे उत्पादन 40 से 50% तक घट जाता है। तो आज हम जानेंगे कैसे ठंड और पाले से आलू की फसल को सुरक्षित रखा जाए, वो भी आसान तरीके, नॉर्मल इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम दोनों के जरिए। यदि आपके पास नॉर्मल पानी है तो वो भी हम बताएंगे और स्प्रिंकलर है तो वो भी हम बताएंगे। जब रात का तापमान 4 डिग्री से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद नमी बर्फ़ के कारण में बदल जाती है। ये बर्फ़ की परत पत्तियों पर जम जाती है और उन्हें जला देती है। यही कहलाता है पाला।
तो आप इसके लिए आपके खेत में हल्की सिंचाई करें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। नमी होने से खेत का तापमान कुछ डिग्री बढ़ जाता है और पाला थोड़ा कम नुकसान करता है। नमी बनने से पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता। नमी वाली मिट्टी रात में गर्मी छोड़ती है जिससे पौधे का तापमान संतुलित रहता है। रात में सिंचाई करें, दिन में नहीं। एक बार सिंचाई करने के बाद 3-4 दिन तक खेत की नमी बनी रहे हिसाब देखें। ध्यान रखें पानी खेत में खड़ा ना रहे वरना जड़ सड़ सकती है। मतलब गरेड़ों में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जड़ अपनी सड़ जाएगी। अब बात करते हैं, यदि आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम है तो आप जब भी मौसम विभाग की चेतावनी या आपको एक्यूवेदर में तापमान दिखे कि 5 डिग्री से नीचे जा रहा है, तो उस समय रात को, समझिए आप रात को 1-2 घंटे स्प्रिंकलर सिस्टम चलाएं। पानी की महीन बूंद पत्तियों पर जमने से उनका तापमान ऊपर रखती है और फोस्ट जमने नहीं देती, जो पाला जमने नहीं देता। पाले से सीधे पौधे नहीं जलते, पत्तियां हरी बनी बनी रहती है। आलू की ग्रोथ और प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता यदि आप रात को 1-2 घंटे स्प्रिंकलर चला देते हैं। हर रात ठंड में दिन में 2 घंटे स्प्रिंकलर चलाएं। अगर लगता है कोहरा ठंड बनी है तो अल्टरनेट डेज पर भी चला सकते हैं। अब हम आपको एक नेचुरल तरीका भी बताते हैं जो एक्स्ट्रा है। खेत के चारों तरफ हवा रोकने के लिए आप ज्वार, अरहर, सरसों लगा सकते हैं। रात में खेत में धुआं करें, ट्रेडिशनल तरीका पहले जो होता था। पत्तियों पर सफ़ेद परत दिखे तो सुबह पानी का भी हल्का स्प्रे आप करेंगे तो आपका पाला जो है वो फिसल जाएगा और पौधे को झुलसने से बचा लेंगे। तो किसान भाइयों, पाला कोई समस्या नहीं है अगर आप तैयार हैं। बस ध्यान रखिए आपके खेत में पर्याप्त अच्छी नमी बनाए रखें। ठंड से पहले सिंचाई और पाले से पहले स्प्रिंकलर ही आपकी फसल की ढाल है। आलू की पहले स्प्रे शेड्यूल। फर्स्ट स्प्रे शेड्यूल आलू के लिए। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहला स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है ताकि पौधे की जड़ और पत्तियां दोनों की ग्रोथ मजबूत हो और बीमारी की शुरुआत में ही रोकथाम हो सके। सबसे पहले हमें फंगिसाइड लेना है, मैंकोजेब 75% WP। यह इंडोफिल M45, टाटा मैंकोजेब या धानुका M45 के नाम से आता है। यह फंगिसाइड झुलसा रोग, ब्लाइट और फंगस इन्फेक्शन से बचाव करता है। सेकंड, हमें एक इंसेक्टिसाइड लेना है ताकि हम एफिड से और मच्छरों के अटैक से बच सकें। इमिडाक्लोरोपिड 17.8% जो कि कॉम्फिडोर के नाम से आता है बायर का। यह सफ़ेद मक्खी, एफिड और जड़ चूसक कीटों से बचाव कराता है। थर्ड, हमें बायोटोनिक लेना है जो कि एक ग्रोथ प्रमोटर है जो कि बायोविटा के नाम से आता है, साडावीर 4G के नाम से आता है और सागरिका में भी होता है। इसमें हमारा सीविड एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि यह पौधे की जड़ों को ताकत देता है और नई पत्तियों में वृद्धि कराता है। जो पौधे स्ट्रेस में हैं उसे भी खोलता है। अब हमें एक NPK लेना है जो कि वाटर सोल्यूबल है, जो कि 1261 लेना है। कोई भी अच्छी कंपनी का, या तो इफ़को का, महाधन का, जो भी अच्छी कंपनी का आपको वाटर सोल्यूबल 1261 मिल जाए उसको आप लेना है। यह फास्फोरस की कमी पूरी करता है और रूट डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है और नाइट्रोजन भी साथ साथ में देता है। इसी के साथ हमें एक स्टिकर लेना है 5 से 7 ml सिलिकॉन बेस्ड जो अच्छे ब्रांड का हो। यह सभी दवाई को पत्ते पर चिपकाने में मदद करता है और ताकि स्प्रे का असर ज़्यादा समय तक रह सके। मिक्सिंग का जो ऑर्डर है, मिलाने का सही तरीका, वो आपको हम बताते हैं और डोज भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले टंकी में आधा पानी भरना है, फिर आपको M45 जो कि 40 ग्राम प्रति टंकी लेना है। उसके बाद आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है जो कि आपको 25 ml प्रति टंकी लेना है। फिर आपको बायोविटा लेना है 50 ml। 100 ग्राम हमें 1261 लेना है प्रति टंकी। 5 ml स्टिकर हमें लेना है। ये पहला डोज किसान भाइयों सफिशेंट है आपके आलू की फसल के लिए। आलू की दूसरे स्प्रे शेड्यूल। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की दूसरी स्प्रे शेड्यूल की। इस समय मौसम ठंडा हो जाता है और इसी वजह से लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जैसी खतरनाक बीमारी तेज़ी से फैलती है, जैसा कि हम आपको फ़ोटो के माध्यम से बता रहे हैं। अगर हम इस समय हल्की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी फैलने का नुकसान पहुंच सकती है। इसलिए दूसरे स्प्रे में किसी भी तरह का समझौता दवाइयों से ना करें। जो स्प्रे शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं वही आप आपके खेतों में करें।
आपको फंगीसाइड सबसे अच्छा कैब्रेटोब लेना है बीएसएफ कंपनी का, जिसमें आपको मिटेरैम प्लस पेरेक्स्ट्रोबिन होता है, जो लेड ब्लाइट अर्ली ब्लाइट दोनों पर असरदायक है। बीमारी आने के बाद किसान भाइयों हम स्प्रे करने जाते हैं तो बीमारी फैल जाती है, और लेड ब्लाइट अर्ली ब्लाइट हवा के माध्यम से फैलती है। तो इन स्प्रो का आप विशेष ध्यान रखें, जो स्प्रे हमने आपको बताई है। बीएसएफ कंपनी का कैब्रेटोब आप लें। इंसेक्टिसाइड में आप थाइमिथाक्सोन प्लस लेमड़ा क्लोथ्रिन ले सकते हैं, अलीका के नाम से सिजेंटा का आता है। यह कीड़े मकोड़े, एफिड और लीफ रोलर पे सुरक्षा देता है। बायोटोनिक में आप इसाबियान सिजेंटा कंपनी का लें, जो कि अमीनो एसिड रहता है। यह पौधे की रोग सहनशीलता और पत्तियों की चमक बढ़ाता है। अब फर्टिलाइज़र में हमें जो लेना है वो 05234 लेना है। इसके साथ हमें बोरोन माइक्रोन्यूट्रेंट मिलाना है। 05234 के साथ बोरोन माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है, जिससे हमारा हर आलू के कंदों की गुणवत्ता और आकार सुधार हो। और 05234 जो है यह फूल और कंद बनने में मदद करता है, क्योंकि इस समय हमारा ट्यूबर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ हमें स्पाइडर लेना है, जिसे हम बोलते हैं स्टिकर, ताकि हमारा सारा मिक्सअप अच्छे से हो जाए। कैब्रेटॉप की जो डोज़ है वो हमें लेना है 40 ग्राम प्रति टंकी। थाइमिथाक्सोन हमें लेना है 25 ग्राम प्रति टंकी। इसाबियान हमें लेना है 50 ml प्रति टंकी। 05234 हमें लेना है 100 ग्राम प्रति टंकी। और बोरोन हमें लेना है 20 ग्राम प्रति टंकी। और लास्ट में हमें 5 ml स्टिकर मिला देना है। आलू के तीसरे स्प्रे शेड्यूल की, किसान भाइयों अब बात करते हैं आलू के तीसरे स्प्रे शेड्यूल की। यह स्प्रे सबसे अहम होती है, क्योंकि इस समय फसल बढ़त पर होती है और बीमारी का खतरा भी सबसे ज़्यादा रहता है। अगर इस स्टेज पर ध्यान न दिया जाए तो कंद का विकास रुक जाता है और उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। इस स्प्रे में आप बायर का इन्फिनिटो इस्तेमाल करें। इसमें 2 एडवांस एक्टिव इंटीग्रेंट होते हैं। फ्लूपिकोलाइड होता है, प्रोपेमो कार्ब हाइड्रोक्लोराइड, जो ज़मीन से ऊपरी पत्तियों तक पूरी तरह प्रोटेक्शन देता है। इसका जो डोज़ हमें लेना है वो हमें 40 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको ले लेना है। इंसेक्टिसाइड में इस समय आपको डेलीगेट ले लेना है 25 ग्राम प्रति टंकी। यह लीफ रोलर और एफिड और थ्रिप्स जैसे कीटों को ख़त्म कर देता है। फर्टिलाइज़र में आपको 13045 लेना है, जो कि 100 ग्राम प्रति टंकी आपको लेना है। यह पोटेशियम की पूर्ति करेगा और साथ में आलू के कंद की साइज़ और वज़न बढ़ाएगा, और नाइट्रोजन देने से पत्ते हमारे हरे रहेंगे। अब लास्ट में हमें चिप को मिलाना है। इससे दवा पत्तियों पर अच्छी तरह चिपक जाती है और असर लंबा रहता है। चलिए आलू के चौथे स्प्रे शेड्यूल की बात कर लेते हैं। ये हमें 80 से 85 दिन में आलू की फसल में चौथा स्प्रे दे देना चाहिए। इसमें हमें लेना है करजेट, जिसमें ड्रग होता है साइमोक्सानिल प्लस मैंकोजेब। ये सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट दोनों हमारे को मिल जाता है। ये लेड ब्लाइट को रोकने के लिए बहुत प्रभावी फफूंदनाशक है। हमें इसकी जो डोज़ लेनी है करजेट की, ये हमें 40 ग्राम प्रति पंप हमें लेना है। साथ में हमें लेना है लिक्विड पोटास, जो कि हमारी एनर्जी को नीचे की तरफ दे। पोटास से ट्रांसपोर्टेशन का काम काफ़ी अच्छा होता है। ये हमें 40 ml प्रति टंकी लेना है। बोरोन हमें लेना है ताकि हमारा साइज़ सेम हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसीलिए बोरोन को हमें 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से हमें लेना है। ये कॉम्बिनेशन डिजीज़ कंट्रोल, ट्यूबर फिलिंग दोनों में सीधे मदद करता है किसान भाइयों। महत्वपूर्ण बात आप समझें, अगर फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पौधा ऊपर की तरफ भी भाग रहा है, तब आप पीजीआर पेट्रोबूटाजोल 40% ले सकते हैं, जो कि टबोली के नाम से आता है। ये पौधे की एनर्जी को नीचे गार्ड बनाने की तरफ भेजता है। और यदि आपके खेत में नॉर्मल ग्रोथ है तो आप इसको ना लें, कोई भी पीजीआर को ना डालें यदि आपके खेत में नॉर्मल ग्रोथ है। इसके साथ हमें सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर मिलाना है 5 ml प्रति टंकी। किसान भाइयों याद रखें, किसान भाइयों हमारी फसल को निरंतर देखते रहें, ताकि बीमारी आने के पहले ही हमें प्रिकॉशन के तौर पे स्प्रे करें, ताकि बीमारी आने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। अब बात कर लेते हैं पत्ता कट करने की। पत्ते कट करने का सिस्टम ऐसा है, यदि आपके पास लंबी वैरायटी है तो आप लेट काटें, यदि जल्दी वैरायटी है तो जल्दी काटें। ये सारा सिस्टम आपकी वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है। खेत में जाकर लेबर की मदद से सभी पौधे के पत्ते ऊपर से काट दें। पत्ते मिट्टी की सतह से 2 से 3 इंच ऊपर से काटें, ताकि जड़ और कंद को नुकसान ना पहुंचे। कटे हुए पत्तों को खेत से बाहर निकाल दें, फेंक दें। मिट्टी में आलू को मजबूत रखता है। जब पत्ते काट दिए जाते हैं तो पौधे की एनर्जी आलू के अंदर जाती है, जिससे कंद सख्त और अच्छी क्वालिटी का बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आलू की ऊपर की परत हल्की नमी रहती है, वो नरम पड़ जाती है।
जब निकालते हैं तो उसकी छाल निकलने लगती है, तो वो पका हुआ नहीं रहता है, तो उसका रेट भी हमें सही से नहीं मिलता है, तो इसीलिए उसकी साइज़ और स्किन मजबूत नहीं होती। पत्ते काटने के 4-5 दिन बाद आलू की बाहरी परत जो है वो मजबूत हो जाती है, जिससे हार्वेस्टिंग का समय आलू फटते नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं आलू की हार्वेस्टिंग और ग्रेडिंग और पैकिंग की। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आलू की फसल की आखिरी और सबसे ज़रूरी चरण हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग की। जब आपके खेत में पत्ते सूख जाएँ और आलू की बाहरी परत यानी स्किन पूरी तरह से मजबूत हो जाए, तभी खुदाई करें। ध्यान रखें, अगर आलू की परत हाथ से रगड़ने पर उतरने लगे तो वो कच्चा है, अभी निकालना नहीं चाहिए। खुदाई हमेशा सूखे मौसम में करें। कोशिश करें कि मिट्टी हल्की नमी वाली हो ताकि आलू साफ और टूटे बिना बाहर आए। पत्ते कटाई के 10-12 दिन बाद ट्रैक्टर या हाथ की खुदाई से लेबर की सहायता से हम मशीन से निकालें। तो पहले खेत को हल्का देख लें कि उसमें आलू जो है वो पक गया है या नहीं पका है। यदि पक गया है तो उसे आप निकाल दें। अब सब अहम बात, ग्रेडिंग। खुदाई के बाद आलू को धूप में नहीं बल्कि छाँव वाली जगह पर सुखाएं, जो बीज का आलू है। फिर यदि लेबर की सहायता से, यदि लेबर अच्छी है तो उसे साइज़ के हिसाब से छोटा, मध्यम और बड़ा रखें। छोटा आलू जो 20 से 30 ग्राम का हो, अगली बार सीड के रूप में इस्तेमाल करें। इससे आपकी अगली फसल का खर्च 40% तक कम हो जाएगा। और जो बड़ा और मार्केट साइज़ वाला आलू है उसे मार्केट सेल के लिए रखें। बोरी में एक जैसा साइज़ रखें, जिससे मंडी में आपको बेहतर रेट मिलेगा। जो आलू आप अगली बार सीड क्वालिटी जो आलू आप अगली बार बीज के लिए रखना चाहते हैं, उसे अलग करके किसी ठंडी या हवादार जगह पर रखें। ध्यान रखें, अगर वो आलू बीमार दिखे या ऊपर से काले दाग हो तो उसे बीज के रूप में कभी ना रखें किसान भाइयों। यही एक आखिरी संदेश है। तो किसान भाइयों, अगर आपने आज की इस वीडियो में बताई गई बातें ध्यान से अपनाई तो आपकी फसल का प्रोडक्शन और मुनाफा दोनों बढ़ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके और भी किसान भाइयों को वीडियो भेजें ताकि वो जानकारी के अभाव में ना रहें। हम फिर मिलेंगे खेती से जुड़ी अगली ज़रूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाई।